नमस्कार दोस्तों, नासा ने हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई पहली फोटोज को पब्लिक के सामने लाकर रखा। और ये कुछ बहुत ही कमाल की लाजवाब फोटोज हैं जो बड़ी ही दिलचस्प चीजें बताती हैं हमें यूनिवर्स के बारे में। इनमें से एक फोटो यूनिवर्स की सबसे पुरानी झलक हमें दिखाती है। 13 बिलियन ईयर्स पास्ट में हम देख सकते हैं। एक और में हमें पता चलता है ऐसे एलियन एक्सोप्लैनेट के बारे में जहां पर पानी यानी H2O पाया गया है। आइए नई डिस्कवरीज को समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। The James Webb Space Telescope is the largest and most powerful space science telescope ever built. Every image is a new discovery, and each will give humanity a view of the universe that we've never seen before. And so the Webb is able to look at the formation of the first stars and the first galaxies. So the Webb is tremendously exciting. Light from other worlds, orbiting stars far beyond our own. It's just not. $10 बिलियन का खर्चा आया दोस्तों इस टेलीस्कोप को बनाने का। 25 साल नासा को लगे इसकी डिजाइन और डेवलपमेंट में। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, आज के दिन जहां ये टेलीस्कोप लोकेटेड है, ये ऑपरेट करने लग रहा है -266 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। ये इतना ठंडा है कि जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है -273 डिग्री सेल्सियस, उससे नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता। ये बस उससे कुछ डिग्री थोड़ा सा ज्यादा है। इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अर्थ के अराउंड ऑर्बिट नहीं करता जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप करता है, बल्कि ये सन के अराउंड ऑर्बिट करता है। अर्थ से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर एक पॉइंट है L2 पॉइंट करके। वहां पर ये हमेशा अर्थ की छाया में रहता है और इस तरीके से रहता है कि इसका ऑर्बिट सन के चारों तरफ है, जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बची हुई धूप को रोकने के लिए इसके पीछे एक सन शील्ड लगा रखी है जो एक टेनिस कोर्ट के साइज जितनी बड़ी है। और क्या आप जानते हैं इस टेलीस्कोप का फोकल लेंथ कितना है? आप में से जो लोग DSLR कैमरे का इस्तेमाल करते हैं अपने घर पर एज अ हॉबी, आपको पता होगा उन कैमरे में जो लेंस लगी होती है उनकी फोकल लेंथ यूजुअली 24 mm, 35 mm, 50 mm इसी के आसपास होती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की जो फोकल लेंथ है वो इससे 2500 गुना से भी ज्यादा है, 131.4 मीटर्स। mm नहीं, मीटर्स। इसका जो मेन मिरर है उसका वजन अपने आप में चीज याद दिला दो, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। अलग अलग EM वेव्स अलग अलग वेवलेंथ की होती हैं। इसमें एक छोटा सा स्पेक्ट्रम होता है विजिबल लाइट का, जो लाइट हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। रेनबो कलर्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस वेवलेंथ की रेंज होती है 0.38 से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर तक। रेड से बड़ी जो वेवलेंथ होती है उसे हम इंफ्रारेड कहते हैं। और जिस वेवलेंथ में ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप फोटोज को खींच सकता है वो है 0.6 से लेकर 28 माइक्रोमीटर्स तक। यानी थोड़ा सा ओवरलैप है विजिबल रेड लाइट के साथ, लेकिन मेनली ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड पोर्शन में काम करता है। इसका फायदा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये है कि जो गैसेस हैं, जो क्लाउड्स हैं, उनके पार आप देख सकते हैं क्योंकि इंफ्रारेड की वेवलेंथ बड़ी होती है। और जितनी बड़ी वेवलेंथ होती है उतना ही आसान होता है ऑब्जेक्ट्स के आर पार होना। जैसे कि रेडियो वेव्स जिनकी वेवलेंथ किलोमीटर्स में होती है, हम उन्हें रेडियो के थ्रू सुन सकते हैं। वो हमारी दीवारों के थ्रू, घरों के थ्रू ट्रैवल कर सकती है रेडियो वेव्स। इस टेलीस्कोप में 2 इंफ्रारेड कैमरास लगे हुए हैं। एक है नियर इंफ्रारेड कैमरा नीर कैम, जो छोटी इंफ्रारेड वेवलेंथ्स को कैप्चर करता है, और एक है मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट जिसे मीरी कैम करके पुकार सकते हैं। ये थोड़ी बड़ी इंफ्रारेड वेवलेंथ्स को कैप्चर करता है। कौन सा कैमरा यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है टेलीस्कोप, उसके बेसिस पर फोटोज अलग अलग आती है। जैसे कि ये फोटो देखिए, नीर कैम से ली गई फोटो है। बड़ी ही सुंदर फोटो, बहुत वायरल हो गई थी ये सोशल मीडिया पर जब नासा ने इन फोटोज को रिलीज किया था तो। लेकिन सेम फोटो एक्चुअली में मीरी कैम से भी ली गई है और सेम चीज मीरी कैम से ऐसी दिखती है। ये जो डस्ट क्लाउड्स विजिबल थे ये मीरी कैम में इतने नहीं दिखते क्योंकि मीरी कैम की वेवलेंथ ज्यादा है, तो पास थ्रू करना उससे आसान है। इन क्लाउड्स के थ्रू हम देख सकते हैं। वैसे आप पूछोगे दोस्तों ये फोटो है किस चीज की, हम इस फोटो में क्या देख रहे हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों, हम इस फोटो में एक तारे की मृत्यु होते हुए देख रहे हैं। सही सुना आपने, एक स्टार को मरते हुए देख रहे हैं। इस फोटो में 2 स्टार्स हैं जो एक दूसरे के अराउंड ऑर्बिट करने लग रहे हैं। जो ज्यादा चमकीला तारा है वो अपनी लाइफ की अर्ली स्टेज पर है, लेकिन जो डिम हुआ तारा है वो मरने लग रहा है। मरते हुए ये तारा पिछले कई हजारों सालों से क्लाउड्स रिलीज कर रहा है, गैसेस के और डस्ट के। ये जो गैसेस और डस्ट से क्लाउड सा बनता है इसे कहा जाता है प्लैनेटरी नेब्यूला। और क्योंकि ये दोनों स्टार्स एक दूसरे के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं, ये जो क्लाउड है ये भी घुले जा रहा है।
कुछ वैसे ही जैसे आप चीनी घोलते हैं दूध में। इन दोनों के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसकी ऐसी शेप आ गई है। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ ये नोट करने वाली है कि नीर कैम की फोटो में आपको सिर्फ एक ही स्टार दिखता है, ये क्लाउड ज्यादा क्लियरली दिखता है, लेकिन मीरी कैम की फोटो में ये क्लाउड आपको कम दिखेगा और ये 2 स्टार्स ज्यादा क्लियरली दिखेंगे, क्योंकि जैसा मैंने एक्सप्लेन किया ज्यादा वेवलेंथ है तो इस बड़े से बादल के बीचों बीच देखा जा सकता है। और अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं तारों की मृत्यु के बारे में, शॉकिंग लग रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे इंसानों की लाइफ साइकिल होती है, बचपन, टीनेज, एडल्टहुड, बुढ़ापा और फिर मृत्यु, ऐसे ही स्टार्स की भी लाइफ साइकिल होती है। हमारा सूरज सन भी एक स्टार है, वो अभी काफी जवान है। आज से करीब 5 बिलियन ईयर्स बाद हमारा सूरज बेटा एक रेड जाइंट बनेगा, और रेड जाइंट बनने के बाद उसका यही हाल होगा जो इस तारे का हो रखा है इस फोटो में, एक प्लैनेटरी नेब्यूला, इसके बाद एक व्हाइट डॉर्फ और दी एंड। रेड जाइंट जो होते हैं वो कहीं ज्यादा बड़े होते हैं एक एवरेज स्टार के साइज के कंपैरिजन में। तो जब हमारा सूरज रेड जाइंट बनेगा तो वीनस और मरकुरी जो प्लैनेट्स हैं वो तो निगल लिए जाएंगे उसके द्वारा, और अर्थ पे रहने लायक कंडीशंस नहीं बचेंगे। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, इंसानों के पास 5 बिलियन ईयर्स का समय है कि हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डिस्कवर कर पाएं कि हम अर्थ के ऑर्बिट को दूर ले जा सकें। लेकिन ये बात की बातें हैं, अभी बात करने का क्या फायदा इसके बारे में। बात करते हैं बाकी फोटोज के बारे में। नासा के द्वारा रिलीज करी गई जो पहली फोटो थी वो एक्चुअली में ये थी, और ये सबसे हिस्टोरिक फोटो भी है। ये फोटो आपको 13 बिलियन ईयर्स पहले की झलक दिखा रही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना था इस फोटो को देखने के बाद कि ये एक नई खिड़की है यूनिवर्स की हिस्ट्री में। It's a new window into the history of our universe. And today we're going to get a glimpse of the first light to shine through that window. इस फोटो में हमें बेसिकली एक गैलेक्सी क्लस्टर देखने को मिलता है, SMACS 0723। जो गैलेक्सीज हमारे कैमरे के ज्यादा पास है, उनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि वो डिस्टॉर्ट करने लग रही है पीछे से आने वाली लाइट को। तो एक तरीके का मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। इस फिनोमिना को नाम दिया गया है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इसकी मदद से हम और भी पीछे के ऑब्जेक्ट्स देख पा रहे हैं। अब ये कोई ऐसी फोटो नहीं है जिसे टेलीस्कोप ने बस क्लिक किया और खिंच गई, जैसे आप कैमरे को उठाते और एक बटन दबाते ही फोटो खिंच जाती है, ऐसा नहीं है। इस फोटो को लेने में 12.5 घंटे का समय लगा था। एक्चुअली में टेलीस्कोप ने ढेर सारी अलग अलग इमेजेस ली अलग अलग वेवलेंथ्स पर, और बाद में उन्हें कंबाइन किया, और ये कंबाइंड फोटो हम देख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो गैलेक्सीज ज्यादा रेड कलर की दिख रही हैं वो ज्यादा दूर है हमसे। तो जितनी ज्यादा रेड एक गैलेक्सी है उतनी ज्यादा दूर है वो, समझ। पास और दूर की बात कर ही रहे हैं तो इस अगली फोटो को देखिए। इसे नाम दिया गया है स्टीफन्स क्विंटेट। ये बेसिकली 5 गैलेक्सीज का एक क्लस्टर है। क्विन जो प्रीफिक्स है वो 5 के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे क्वार जो प्रीफिक्स है वो 4 के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्विंटेट एक्चुअली में क्वार्टेट ज्यादा है, क्योंकि जो सबसे लेफ्ट मोस्ट गैलेक्सी है इसमें वो हमसे 40 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, और जो बाकी 4 गैलेक्सीज हैं वो करीब 290 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। तो आप देख सकते हैं जो लेफ्ट वाली गैलेक्सी की फोटो है वो ज्यादा HD दिख रही है अगर आप जूम करके देखेंगे इस फोटो पे, और बाकी 4 गैलेक्सी ज्यादा ब्लर दिख रही है। ये 4 गैलेक्सीज एक्चुअली में एक दूसरे के इतने करीब है कि इनके अंदर जो डस्ट और स्टार्स मौजूद है वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने लग रहे हैं, एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्सेस का इन पर असर दिखने लग रहा है। और साइंटिस्ट के लिए यही चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है देखनी। साइंटिस्ट एक्चुअली में जानना चाहते हैं कि जब गैलेक्सी एक दूसरे के इतने करीब आती है तो क्या होता है। इसके बाद है अभी तक की सबसे सुंदर फोटो, जिसमें हम एक तारे का जन्म होते हुए देख सकते हैं। पहले हमने मृत्यु देखी थी, अब बर्थ ऑफ अ स्टार देखो। ये जो पहाड़ियां सी दिख रही हैं, साइंटिस्ट ने इन्हें कॉस्मिक क्लिफ्स करके पुकारा है। ये एक्चुअली में फिर से एक नेब्यूला है। नेब्यूला का मतलब होता है एक ब्राइट एरिया जो डस्ट और गैसेस के क्लाउड से बनता है, एक बड़ा सा बादल टाइप का समझ लो। हिंदी में इसे निहारिका कहते हैं। तो इस वाले स्पेसिफिक नेब्यूला का नाम है कारिना नेब्यूला। अगर आप एक तारे का लाइफ साइकिल फिर से देखोगे तो आपको दिखेगा एक तारे का जन्म होता है स्टेलर नेब्यूला की स्टेज से। तो यहाँ पर जन्म होने लग रहा है तारों का एक्चुअली। इस फोटो में जो रेड डॉट्स हैं वो बेसिकली ग्रोइंग इन्फेंट स्टार्स हैं, और आप इसे दोनों नीर कैम और मीरी कैम से देख सकते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं अपनी सबसे इंटरेस्टिंग फोटो पर, जो कि एक्चुअली में एक फोटो है ही नहीं, लेकिन साइंटिस्ट को इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। ये है एक स्पेक्ट्रोग्राफिक डेटा प्लैनेट WASP 96b का। ये प्लैनेट एक एक्सो प्लैनेट है जो हमसे 1150 लाइट ईयर्स दूर है। एक्सो प्लैनेट कोई भी वो प्लैनेट होता है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है। जेम्स वेब टेलीस्कोप पर इन 2 कैमरों के अलावा एक नीरिस लगा हुआ है। नीरिस बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ। बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो लाइट की अलग अलग वेवलेंथ्स की इंटेंसिटी मेजर कर सकता है।
इस नीरिस ने करीब 6.5 घंटे तक इस प्लैनेट से आने वाली लाइट को मेजर किया और उस मेजरमेंट का नतीजा ये लाइट कर्व निकला। ये डेटा जो इस ग्राफ पर प्लॉट किया गया है, इससे हमें पता चलता है कि इस प्लैनेट पर पानी मौजूद है, H2O, और उसके साथ साथ कुछ हेज और क्लाउड्स भी मौजूद हैं। अब आप सोचोगे कि लाइट को मेजर करने से हम कैसे बता सकते हैं कि इस प्लैनेट पर पानी मौजूद है या नहीं, हमने तो उसकी फोटो भी नहीं देखी। इसका जवाब बड़ा सिंपल है दोस्तों। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, लाइट में हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है और हमें अपनी आंखों से जो आसपास अपनी दुनिया इतनी रंग बिरंगी दिखती है, ये पूरा खेल इन वेवलेंथ्स का ही है। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ पौधे और पत्ते हमें ग्रीन कलर के क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है और क्लोरोफिल की खास बात यह है कि वो रेड और ब्लू कलर की वेवलेंथ को तो एब्जॉर्व कर लेता है और जिस वेवलेंथ को वो एब्जॉर्व नहीं कर पाता, जो कि ग्रीन कलर है, वही हमें दिखता है। सिमिलरली समुद्र में मौजूद पानी हमें ब्लू कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि पानी की प्रॉपर्टी होती है जो बाकी वेवलेंथ्स है, रेड, येलो, ऑरेंज कलर की, पानी उन्हें ऑब्जॉर्व कर लेता है। लाइट में मौजूद ब्लू कलर की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता, इसलिए हमें ब्लू कलर का दिखता है। अब इसी लॉजिक को रिवर्स में भी अप्लाई किया जा सकता है। अगर हम लाइट को एक पत्ते के थ्रू पास करेंगे तो दूसरी तरफ से जो लाइट निकल कर आएगी उसमें रेड और ब्लू कलर की वेवलेंथ्स ब्लॉक हो जाएंगी और स्पेक्ट्रोग्राफ के थ्रू अगर हम मेजर करेंगे और एक चार्ट बनाएंगे, एक सर्टेन पैटर्न वहां पर बनेगा और उससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर ये पैटर्न कहीं और किसी चीज में बन रहा है तो वो चीज मोस्ट लाइकली एक पत्ते जैसी ही है या फिर एक पत्ता ही है। अब WASP 96b एक्सोप्लैनेट से जो रोशनी आ रही थी, इस टेलीस्कोप ने उसे कैप्चर किया, स्पेक्ट्रोग्राफ में ग्राफ बनाया गया और ये देखा गया कि कौन कौन सी वेवलेंथ्स लाइट की कितनी ब्लॉक हो रही है। और साइंटिस्ट जानते हैं कि अगर ये वाली वेवलेंथ इतनी ब्लॉक होगी तो इसका मतलब ये वाले मॉलिक्यूल से पास थ्रू करके लाइट आ रही है। इसलिए जो ग्राफ आप देख रहे हो यहाँ पे, इसके एक्स एक्सिस पर है वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, वाई एक्सिस पर है कितनी लाइट ब्लॉक हुई है, अमाउंट ऑफ लाइट ब्लॉक। और साइंटिस्ट को पता था कि अगर इस वेवलेंथ पर इतनी लाइट ब्लॉक होगी तो इसका मतलब है यहाँ पर H2O है और यही चीज हुई यहाँ पर, इसलिए हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि इस एक्सोप्लैनेट पर पानी मौजूद है। अब अगर आप ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि इस पर पानी मौजूद है, इसका मतलब इस प्लैनेट पर लाइफ हो सकती है, एलियंस मिल सकते हैं हमें, तो इतना भी खुश मत होइए क्योंकि ये प्लैनेट हैबिटेबल नहीं है। बाकी और चीज़ों को देखकर साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि ये पहली बात तो ये प्लैनेट अपने स्टार के कितना करीब है, इसका साइज क्या है, इन सब चीज़ों को देखकर उन्होंने एस्टिमेट किया है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 530 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। तो इस प्लैनेट पर तो एलियंस मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। लेकिन अगले कुछ महीने में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक और प्लैनेट को जांचेगा, एक और प्लैनेट की तरफ पॉइंट किया जाएगा वहाँ की फोटोज लेने के लिए, जो कि एक्चुअली में वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट्स। थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग एस्टिमेट किया गया है कि हमारी गैलेक्सी, अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में ही करीब 300 मिलियन पोटेंशियल हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं, यानी ऐसे प्लैनेट्स जहां पर हम जिंदा रह सकते हैं, जहां पर लाइफ पाई जा सकती है। लेकिन प्रैक्टिकली हमने जो देखा है, ऑब्जर्व किया है अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, वो सिर्फ 5000 के अराउंड एक्सो प्लैनेट्स को ही किया है। ये पोटेंशियली हैबिटेबल वाले नहीं कह रहा मैं, टोटल में ही हमने करीब 5000 एक्सो प्लैनेट्स को कंफर्म किया है। हालांकि इनमें से कई ऐसे हैं जो पोटेंशियली हैबिटेबल है। नवंबर 2018 में रिसर्चर्स ने पाया कि हमने जितने भी एक्सो प्लैनेट्स को देखा है अभी तक, उनमें से एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें हाईएस्ट चांस है कि वो हैबिटेबल निकले, वहां पर लाइफ पाई जा सके, जो अर्थ जैसा सबसे ज्यादा दिखता हो। इस प्लैनेट का नाम रखा गया ट्रैपिस्ट 1e। साइंटिस्ट ने कहा कि अगर हमें हैबिटेबिलिटी की खोज करनी है तो ये सबसे वर्दी कैंडिडेट है। ये एक्सोप्लैनेट हमसे सिर्फ 40 लाइट ईयर्स दूर है। सिर्फ तो क्या है वैसे, ये 40 लाइट ईयर 380 ट्रिलियन किलोमीटर्स होता है, लेकिन रिलेटिवली देखा जाए तो 40 लाइट ईयर इतना दूर नहीं होता जितने दूर बाकी और एक्सोप्लैनेट्स। जिस सन के अराउंड ये प्लैनेट घूमता है वो एक्चुअली में हमारे सन की तरह नहीं है, बल्कि वो अल्ट्रा कूल ड्वार्फ स्टार है जिसे नाम दिया गया है ट्रैपिस्ट 1। हमारे सन से काफी ज्यादा ठंडा है वो, इसलिए उसे अल्ट्रा कूल कहा जाता है। लेकिन जो डिस्टेंस है इस स्टार और इस प्लैनेट के बीच में वो और कम है, हमारे अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उससे। तो जो टेम्परेचर है इस प्लैनेट के ऊपर वो हैबिटेबल जोन में है। ऊपर से इस प्लैनेट के जो डायमेंशंस है वो अर्थ से काफी सिमिलर है। इसका रेडियस 91% ऑफ अर्थ का रेडियस है। इसका टोटल मास 77% ऑफ अर्थ का मास है। डेंसिटी 102% ऑफ अर्थ डेंसिटी, और सरफेस पर जो ग्रेविटी है वो 93% ऑफ अर्थ ग्रेविटी है। ये भी कंफर्म किया जा चुका है कि इस प्लैनेट के ऊपर सॉलिड रॉक्स का सरफेस है। इस
प्लेनेट पर तापमान इतना ठंडा है कि यहाँ पर लिक्विड पानी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन इतना भी ठंडा नहीं है कि वो फ्रीज हो जाए। तो अगले कुछ महीनों में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस एक्सोप्लैनेट की डिटेल में जांच करेगा, देखेगा कि इसकी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर मौजूद है या नहीं। इन गैसेस का अगर एक सर्टेन कॉम्बिनेशन मौजूद हुआ तो उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ, इस प्लेनेट पर लाइफ हो सकती है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या नई डिस्कवरीज करेगा ये टेलीस्कोप। लेकिन एक चीज पक्की है कि साइंटिस्ट का मानना है कि अगर किसी भी एक्सोप्लैनेट को लाइफ सस्टेन करने लायक होना है तो उस पर 3 मेन चीजें होनी चाहिए: लिक्विड वाटर, सॉलिड सरफेस और एक ऐसी एटमॉस्फेयर जिनमें इन गैसेस के सर्टेन कॉम्बिनेशंस मौजूद